नमस्कार। आप सबका आज की गणित की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब घर पे ठीक हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, स्वस्थ हैं और साथ ही साथ पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं वो कक्षा 7 के अध्याय 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता में से लिया गया है। अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग सम वस्तुओं के कुछ उदाहरण और विभिन्न आकृतियों की सर्वांग समता और उसके साथ रेखाखंडों की सर्वांग समता क्या होती है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कोणों की सर्वांग समता कैसे दिखते हैं। तो बच्चों, इस विषय को स्टार्ट करने से पहले एक बार दोहराते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। ऐसी आकृतियां जिनका माप व आकार समान हो उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। सर्वांग सम आकृतियां एक दूसरे की प्रतिलिपि या कार्बन कॉपी होती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की कार्बन कॉपी या अक्स होती हैं कि अगर एक के ऊपर दूसरी आकृति रखी जाए तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं। तो इन्हें कहते हैं सर्वांग सम आकृतियां। और सर्वांग सम आकृतियों या वस्तुओं के बीच के संबंध को हम सर्वांग समता कहते हैं। बच्चों, अब कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण हमने लिया था हमारी हथेलियां। हमारी हथेलियां समान आकार व समान माप की होती हैं, तो ये भी सर्वांग सम होती हैं। बिस्किट के पैकेट में एक ही बिस्किट के पैकेट के सभी बिस्किट समान आकार व माप के होते हैं, तो ये भी सर्वांग सम होते हैं। एक ही सांचे में बने हुए खिलौने, इनका रंग चाहे अलग अलग हो पर माप व आकार समान होता है। एक पुस्तक के सभी पृष्ठ या एक कॉपी के सभी पृष्ठ समान आकार व समान माप के होते हैं, तो ये भी सर्वांग सम है। डाक टिकटें, अगर हम दो डाक टिकटों की तुलना करें तो ये आकार व माप में समान होती हैं। 5 रुपए के 2 सिक्के, अगर मैं 5 रुपए के एक सिक्के के ऊपर 5 रुपए का दूसरा सिक्का रखूं तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे, उनका आकार व माप समान होगा। इसी प्रकार से अगर मैं 500 रुपए के नोट के ऊपर दूसरा 500 रुपए का नोट रखूं तो वो भी समान माप व आकार के होंगे। बच्चों, चित्र में आपको 2 डाइस दिखाई दे रही हैं। ये दोनों डाइस समान माप व आकार की हैं। इन डाइस से आप लूडो या कोई गेम खेलते हैं, तो ये भी सर्वांग सम आकृतियों के उदाहरण में है। उसके बाद ताश के पत्ते, आप एक ताश की गड्डी में जितने भी पत्ते होते हैं, आप अगर उन्हें ध्यान से देखें तो वो सभी समान माप व आकार के होते हैं। कोई पत्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। तो बच्चों, ये भी सर्वांग समता के ही उदाहरण हैं। तो बच्चों, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। आप अपने दैनिक जीवन में ऐसे उदाहरण देखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो सर्वांग सम होती हैं। तो अपनी कॉपी और पेन लेके आप उस पे नोट कीजिए। तो बच्चों, ये थे सर्वांग समता के उदाहरण। उसके बाद कि अगर 2 आकृतियां या वस्तुएं सर्वांग सम होती हैं तो उनके बीच में एक चिन्ह आता है। तो ये चिन्ह होता है इस तरह से कुछ। तो बच्चों, सर्वांग समता को हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अगर एक आकृति दूसरी आकृति के सर्वांग सम है तो उन दोनों आकृतियों के बीच में ये चिन्ह आएगा। अगर आपके पास 2 आकृतियां हैं और आपको देख के नहीं पता चल रहा कि ये समान आकार व माप की हैं, तो आप उसको ट्रेस करके देख सकते हैं। ट्रेसिंग पेपर को रखकर एक आकृति पर ट्रेस करके आप दूसरी आकृति के ऊपर रखकर चेक कर सकते हैं
क्या ये एक दूसरे की प्रतिलिपि है, यानी एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं? तो अगर ऐसा है तो वो आकृतियां सर्वांग सम होंगी। इसके बाद रेखाखंडों की सर्वांग समता। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो या बराबर हो। दो रेखाखंड सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी लंबाई बराबर हो। तो आप देख रहे हैं चित्र में दो रेखाखंड AB और PQ, इनका माप, इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, रेखाखंड AB बराबर हुआ रेखाखंड PQ के। तो यदि रेखाखंड AB बराबर है रेखाखंड PQ के, तो रेखाखंड AB सर्वांग सम होगा रेखाखंड PQ के। तो इसमें हमने दोनों रेखाखंडों के बीच में सर्वांग समता का चिन्ह दर्शाया है। बच्चों, ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो जिन्हें आप डिवाइडर से भी माप के चेक कर सकते हो कि ये दो रेखाखंड सर्वांग सम है या नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोणों की सर्वांग समता। हेलो, नमस्कार बच्चों, अभी हमने सर्वांग समता के ऊपर विस्तार से चर्चा की। और सर्वांग समता क्या होती है, यानी जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्ण रूप से ढक लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, वो उस आकृति के सर्वांग सम है। यानी दो आकृतियां हैं, आपस में एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली पूर्ण रूप से ढक लेती है, उसे बोलते हैं सर्वांग सम। आपने अभी विस्तार से चर्चा की। और अब हम चर्चा करेंगे कोणों की सर्वांग समता। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोणों की सर्वांग समता। कोणों की सर्वांग समता में बच्चों क्या करना, आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक पैमाना है, ऐसे आपने देखा है, ये प्रकार है और यहां पर एक ये D। अब हमें D पैमाना व प्रकार की सहायता से कोणों की सर्वांग समता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमें कोणों की सर्वांग समता के बारे में चर्चा करनी है। जैसे ये कोई एंगल, ये कोई हम एक कोण बनाते हैं, कोई भी कोण मान लीजिए, हम एक कोण बनाते हैं। जैसे ये एक रेखाखंड, बच्चों ये हमने एक रेखाखंड पैमाने की सहायता से लिया, AB एक रेखाखंड ले लिया। अब इस रेखाखंड पर मैं 60 डिग्री का कोण बनाता हूं। आप भी ऐसे प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं। जैसे ऐसे थोड़ा सा प्रकार लीजिए और यहां पर A बिंदु को केंद्र मानकर 60 डिग्री का एक कोण बनाना चाहते हैं। तो जो नोकीली प्रकार का नोकीला सिरा है उसको आप A बिंदु पर रखिए और जो पेंसिल है उसको आप उसकी सहायता से ऐसे एक A बिंदु को केंद्र मानकर ऐसे एक चाप लगाते हैं। ये बच्चों हमने एक चाप लगाई, यहां से हमने ये 60 डिग्री का एक कोण बनाया, ऐसे ये 60 डिग्री। अब देखिए इसके अंदर हमने A बिंदु को केंद्र मानकर ये बच्चों कितने डिग्री का कोण बन जाता है, 60 डिग्री, या हम कह सकते हैं 60 डिग्री का एंगल। ये ऐसे ये 60 डिग्री का हमने एक कोण बना लिया A B, और ये मान लीजिए हमने C। एक दूसरा कोण फिर बच्चों हमें 60 डिग्री का ऐसे ही पैमाने की सहायता से, ये मान लीजिए हमने एक DE रेखाखंड लिया। ये हमने एक रेखाखंड DE, इस पर भी हमें बिल्कुल उसी प्रकार से एक 60 डिग्री का कोण बनाए। ऐसे प्रकार की सहायता से D बिंदु को केंद्र मानिए और ऐसे D बिंदु को केंद्र मानकर बच्चों एक चाप लगाते हैं। यानी D बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं
और यहां पर भी हमें 60 डिग्री का, ऐसे जो पहली चाप होती है वो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री का एक कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। ये हमारा एक दूसरा एंगल, दूसरा कोण क्या बन जाता है, DEF, यानी प्रकार की सहायता से ये एक कोण बन जाता है बच्चों DEF। ये भी 60 डिग्री है। ये इसमें जब हमें D की सहायता से एक बार ये माप कर देखते हैं तो A बिंदु को केंद्र मानकर ऐसे, और यहां से जब हम देखते हैं ये बिल्कुल 60 डिग्री पर, यहां पर 60 डिग्री का है, और ऐसे ही यहां पर मापते हैं जब इस एंगल को, ये भी 60 डिग्री का एंगल है दोनों ही। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, जब हम कोणों की सर्वांग क्षमता करते हैं, ये भी हो सकता है एक कोण छोटा हो, एक कोण थोड़ा बड़ा हो, पूरे बड़े साइज में हम 60 डिग्री का बना सकते हैं। लेकिन यदि उनके एंगल समान है तो इसका अर्थ वो दोनों ही कोणे आपस में सर्वांगसम है। ये था आपका प्रकार की सहायता से आप मान लीजिए 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 का बनाते हैं, दोनों कोण, अगर कोणों की आकृति छोटी बड़ी है कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, लेकिन एंगल यहां पर समान होने चाहिए। अगर यहां एंगल दोनों ही समान है तो इसका अर्थ वो दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है, क्योंकि इसको कितना ही बड़ा ले लीजिए, इसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य एग्जांपल हम लेंगे, डी की सहायता से हम कोण बनाएंगे दो बराबर, और फिर प्रकार की सहायता से उसको मापेंगे, यानी दोनों प्रकार से। देखिए पहले हमने प्रकार की सहायता से दो कोण बनाए और उनको डी की सहायता से माप लिया, दोनों इक्वल हैं, इसका अर्थ दोनों ही सर्वांगसम है। ऐसे ही हम एक बार डी की सहायता से दो कोण बनाएंगे और प्रकार की सहायता से उसको मापेंगे, अगर वो भी दोनों कोण इक्वल है, बराबर है, इसका अर्थ वो दोनों कोण आपस में सर्वांगसम है। तो देखते हैं डी की सहायता से, पैमाने की सहायता से बच्चों एक रेखाखंड लेते हैं। मान लीजिए पैमाने की सहायता से हमने ये एक रेखाखंड PQ लिया, PQ, और बिंदु P पर D की सहायता से, D की सहायता से, चांदे की सहायता से हमें मान लीजिए एंगल बनाते हैं 100 डिग्री, 100 डिग्री का कोण बनाते हैं 100। डी की सहायता से ऐसे करके बच्चों एक कोण बनाते हैं और यहां पर हमने टिक कर लिया, एक निशान लगा लिया 100 डिग्री। तो ये जो कोण आया बच्चों यहां पर, ये क्या आएगा 100 डिग्री, ऐसे। ये बच्चों 100 डिग्री का एक एंगल है, 100 डिग्री। यहां पर बच्चों एक चाप लगा देंगे, P बिंदु को केंद्र मानकर ऐसे P बिंदु पे एक प्रकार रख के इस प्रकार से हमें एक चाप लगाएंगे और ये एंगल हो जाता है बच्चों 100 डिग्री। कितने डिग्री का ये 100 डिग्री हम कह सकते हैं इसको, ये 100 डिग्री, ये 100 डिग्री का कोण। अब दूसरा एक एंगल फिर बनाते हैं बच्चों, हमें 100 डिग्री का एक अन्य कोण बनाएंगे। ये एक रेखाखंड हमने RS लिया, RS, ये जो था PQR, PQT मान लीजिए, ये PQT, ये RS बिंदु है, इस पर D की सहायता से बिल्कुल उसी प्रकार से 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये यहां पर हमें इसमें टिक कर लेंगे कि कहां पर 100 डिग्री आता है, ये आया। तो यहां पर हमें पैमाने की सहायता से अब 100 डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चों, ऐसे। ये 100 डिग्री का है और एक बार हम प्रकार की सहायता से ऐसे चाप लगाते हैं, प्रकार की सहायता से ऐसे करके एक चाप लगाएंगे, जैसे ये है, यहां से हमें एक चाप लगाएंगे ऐसे करके, ये R बिंदु को केंद्र मान के ऐसे एक चाप लगाएंगे बच्चों। जो हमने चाप लगाई ये 100 डिग्री RSB,
RSB। अब बच्चों इसके अंदर जब हमें सर्वांग क्षमता चेक करनी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से। अब ये हमने डी की सहायता से दोनों एंगल बनाए, अब हम प्रकार की सहायता से चेक करते हैं। अब बच्चों हमें यहां पर मान लीजिए इस बिंदु पर रखते हैं और यहां तक देखते हैं, ये इतनी प्रकार की ये 100 डिग्री का एंगल है यहां से, यानी हम ये कह सकते हैं यहां पर ये 100 डिग्री है और यहां से जब हम देखेंगे ये भी वहीं पर कट करता है, यानी ये भी 100 डिग्री है, दोनों ही एंगल इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि ये कोण और ये कोण सर्वांग सम है। तो हमने बच्चों दोनों प्रकार से, पहले प्रकार से कोण बनाए और डी से उनको मापा गया, फिर डी से कोण बनाए और प्रकार से उनको वेरीफाई किया गया। जब दोनों कोण बराबर होते हैं इसका अर्थ वो दोनों कोण आपस में सर्वांग सम है। और बच्चों आप क्या गलती करते हैं, कई बार जब हम कोणों की सर्वांग समता करते हैं और आपको करने के लिए कहा जाता है तो आप अक्सर क्या गलती करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में कि आप क्या गलती करते हैं। तो बच्चों अब हम देखने जा रहे हैं कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आप सभी बच्चे करते हैं जब आप कोणों की सर्वांग समता चेक करते हैं वो क्या है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं हमने कुछ कोणों के प्रतिरूप ऐसे लगा के रखे हुए हैं बोर्ड के ऊपर। तो आप देखिए जो पहला प्रतिरूप है, मैंने कुछ बच्चों से प्रश्न पूछे क्या ये सर्वांग सम है, तो उन बच्चों का उत्तर था कि नहीं ये सर्वांग सम नहीं है। क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि ये दो कोण सर्वांग सम नहीं है। उन्होंने क्या उत्तर दिया कि उनका कारण क्या था। उन्होंने कहा कि ये देखिए इनकी दिशा अलग अलग है, ये एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं ढक रहे। तो क्या आप भी यही सोचते हैं, नहीं ना। उस बच्चों ने क्या गलती की, उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने ये देखा कि ये इसकी दिशा अलग अलग है। बच्चों हम इनको इसके ऊपर ऐसे भी रख के चेक कर सकते हैं। तो देखिए किरणों का झुकाव बराबर होना चाहिए, तो ये कोण बराबर आ रहे हैं, तो ये सर्वांग सम है, यानी ये कोण सर्वांग सम है नीचे वाले कोण के। उसी प्रकार से फिर अगला प्रश्न पूछा गया कि ये दोनों कोण सर्वांग सम है। फिर बच्चों का उत्तर था कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है। फिर कारण पूछा गया तो उनका उत्तर था कि इसमें किरणें छोटी हैं, इसमें किरणें बड़ी हैं, तो अगर हम इनको पूरी तरह इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा, कुछ इस तरह से। तो बच्चों क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या वो बच्चे सही कह रहे थे, नहीं ना। क्योंकि आपको बताया गया था कि जब हम कोण का माप देखते हैं हम सिर्फ किरणों के बीच के झुकाव को देखते हैं, हम उसमें किरणों की लंबाई नहीं देखते। तो अगर मैं डी से मापूं तो ये दोनों के दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि किरणों की लंबाई अनंत तक जाती है। हम सिर्फ दर्शाने के लिए कुछ लंबाई दर्शा देते हैं और ये सिर्फ एक दिशा को दर्शा रही होती हैं। तो ये दोनों कोण सर्वांग सम है, हमने इसमें किरणों की लंबाई नहीं देखनी। उसके बाद बच्चों आप देख रहे हैं ये दो कोण, इसमें आप देख रहे हैं चाप की लंबाई इसमें बड़ी है इसमें छोटी है, तो क्या ये दोनों कोण सर्वांग सम है। सोचिए बच्चों ये दोनों कोण सर्वांग सम होंगे। जिस तरह से हम किरणों की लंबाई को ध्यान में नहीं रखते उसी प्रकार से हम इस चाप की लंबाई को ध्यान में नहीं रखेंगे। हमने सिर्फ कोण का माप देखना है और हमने देखना है कि किरणों का झुकाव बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों कोण भी सर्वांग सम है। तो बच्चों जब भी आप कोणों की सर्वांग समता चेक करें आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो बच्चों इस प्रश्न में आप देख रहे हैं आपके पास कुछ कोणों के युग्म दे रखे हैं। आपने डी की सहायता से चेक करना है कि इनमें से ये कौन सा जो कथन है सत्य है और कौन सा असत्य है। क्योंकि हमारे पास कोणों का माप ज्ञात नहीं है तो पहले हम डी से चेक करेंगे क्या दोनों कोण बराबर हैं। सबसे पहले है कोण AOB और कोण DEF। तो हम यहाँ पे रखते हैं डी का मध्य बिंदु O पे और चेक करते हैं ये कोण कितने डिग्री का है। तो बच्चों ये आ गया 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर हम चेक करते हैं कोण DEF। यहाँ पे है कोण DEF, इसको भी हम चेक कर लेते हैं ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है बच्चों। तो देखिए ये कोण भी
30 डिग्री का ही आ रहा है। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये आ गया कि ये कथन सत्य है। उसके बाद अगला है कोण LMN। कोण LMN का मान ले लेते हैं बच्चों हम। तो देखिए कोण LMN का मान आ रहा है 70 डिग्री। 70 डिग्री। और कोण DEF का मान चेक करते हैं। देखिए DEF का 30 डिग्री है और इसका 70 डिग्री है। तो क्या ये दोनों कोण बराबर हैं? नहीं, ये दोनों कोण बराबर नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। तो ये आ गया बच्चों असत्य। उसके बाद अगला है कोण ALMN सर्वांग सम है कोण XYZ की। देखिए LMN का मान तो आ चुका है, कितना? 70 डिग्री। उसके बाद हम चेक करते हैं XYZ का मान। तो बच्चों ये आ चुका है 70 डिग्री। तो देखिए LMN का मान भी 70 डिग्री और कोण XYZ का मान भी 70 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण इसके बराबर है। और अगर ये बराबर है तो ये सर्वांग सम भी है। तो यहां आ गया सत्य। उसके बाद कोण PQR चेक करना है कि ये सर्वांग सम है SOP के। तो हम चेक करते हैं पहले कोण PQR। तो D रखी हमने Q पर, इसका मध्य बिंदु रखा Q पर और ये जीरो वाली लाइन मिलाई हमने QR से और हमने देखा ये कोण कितने डिग्री का आ रहा है। बच्चों ये कोण आ रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री। और अब हम चेक कर लेते हैं कोण SOP का मान कितना है। तो देखते हैं D हम रखेंगे, D का मध्य बिंदु रखेंगे इस उभयनिष्ठ बिंदु पे। तो बच्चों ये भी 120 डिग्री आ चुका है। तो इसका अर्थ है कि ये कोण बराबर है इस कोण के, यानी कोण PQR बराबर है कोण SOP के। तो यानी इन दोनों कोणों का माप बराबर है। तो अगर इन दोनों कोणों का माप बराबर है तो ये दोनों के दोनों कोण सर्वांग सम होंगे। इसका अर्थ है कि कोण PQR सर्वांग सम है कोण SOP के। तो ये कथन हुआ सत्य। तो बच्चों इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये कोण सर्वांग सम है या नहीं है। बच्चों इसके लिए एक और मेथड है कि हम किरणों के झुकाव को ट्रेस करके, यानी कोण को ट्रेस करके, एक कोण को ट्रेस करके दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि कोण सर्वांग सम है या नहीं है। बच्चों फिर से वही कोण लिए हमने। अब हम इसको ट्रेसिंग पेपर से चेक करेंगे। हमने इनका माप हटा दिया है, हम सिर्फ ट्रेसिंग पेपर से चेक करेंगे क्या ये सर्वांग सम है या नहीं है। अगर है तो किस कोण के सर्वांग सम कौन सा कोण है। तो इसमें देखिए हम यहाँ पे ट्रेसिंग पेपर रख रहे हैं। तो देखिए ये आ गया हमारे पास दो किरणों का झुकाव। ये कोण है AOB। अब इसको मैं चेक करती हूँ कि ये किस कोण पे रखेंगे तो ये किरणों का बराबर आएगा। इसमें देखिए इस कोण पे रखते हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा। तो हम DEF पे ही रख के चेक करते हैं क्या ये दोनों सर्वांग सम है। देखिए जब हम इसके ऊपर रख रहे हैं इस प्रकार से, देखिए तो ये देखिए इस किरण ने इस किरण को पूरी तरह से ढक लिया है और इस किरण ने इस किरण को, देखिए पहले इस तरह से था। जैसे ही हम इनको ढकना शुरू करते हैं यहाँ से एक दूसरे के ऊपर रख के, तो ये पूरा एक दूसरे को कवर कर रही हैं। तो इसका अर्थ है ये कोण इसके सर्वांग सम है। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास कोण AOB
का माप बराबर है कोण DEF के माप के। तो यहां से कोण AOB सर्वांग आएगा कोण DEF के। बच्चों नेक्स्ट कोण जो हम लेने जा रहे हैं वो है कोण PQR। आप देखिए ये हमने रखा है इसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर। देखिए आपको कोण पूरा नजर आ रहा है। तो अब हम इसको ट्रेस करने जा रहे हैं। आप अपनी नोटबुक पे ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। तो बच्चों ये आ गया आपके पास कोण PQR। अब PQR को हम रख के देखते हैं SOP पर। देखिए ये कोण देखिए, इसको हम रखने जा रहे हैं SOP पर। देखिए ये पूरा इसने कवर कर लिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए पूरा कवर हो गया है। इस किरण ने इस किरण को ढक लिया है और इसने इसके नीचे वाली किरण जो है उसको पूरा ढक लिया है। तो यानी कि ये दोनों कोण सर्वांग हैं क्योंकि इनका माप बराबर है। इस कोण का माप बराबर है DEF के माप के। SOP के माप के। तो यहां से आ जाएगा कोण PQR सर्वांग कोण SOP के। नेक्स्ट है कोण LMN। तो इसको हम रखते हैं इसके ऊपर इस तरह से। देखिए ये है कोण LMN। तो इसको हम ट्रेस करते हैं। तो हमने चेक करना है इसको XYZ के साथ। XYZ के साथ तो हम इसमें चेक करते हैं। देखिए इसके ऊपर रखने पर पहले देखिए हमने ये किरणें दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग किरणें शो हो रही हैं। जैसे ही हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो गए एक दूसरे की प्रतिलिपि या अक्स या कार्बन कॉपी कह सकते हैं। तो यहां से आ गया आपके पास कोण LMN का माप बराबर है किसके? कोण XYZ के। तो ये आ गए सर्वांग सम। तो बच्चों ये थे कि अगर हमें बिना डी के कोणों को सर्वांग चेक करना हो तो हम ट्रेसिंग पेपर लेके भी चेक कर सकते हैं। तो बच्चों ये है कोणों की सर्वांग समता हम कैसे चेक करते हैं। करती हूं आपने आज का लेक्चर ध्यान से देखा होगा और समझ आया होगा। तो बच्चों अब कुछ अभ्यास कार्य आपको दिया जा रहा है। आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे कुछ कोणों के युग्म बनाने हैं और उनको ट्रेसिंग पेपर से चेक करना है क्या ये कोणों के युग्म सर्वांग सम है या नहीं है। और साथ ही साथ एक कोण बनाकर डी की मदद से उसके सर्वांग सम कोण बनाने हैं। तो बच्चों अपनी गणित की पुस्तिका और कार्य पुस्तिका में भी इससे संबंधित प्रश्न आप करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप अपना ये अभ्यास कार्य करेंगे और जो काम आपको करवाया गया है उसको दोहराएंगे। धन्यवाद।